हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेनबुस्ट विद कन्या। आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 1 में प्रश्नावली 1.1। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न 3 तक पढ़ा दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न 4 से। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है HCF ऑफ 306 कामा 657। ठीक है, बराबर आपको 9 दिया है। एलसीएम ऑफ 306 कामा 657 ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको प्रश्न में दिया गया है HCF ऑफ 306 कामा 657 कितना दिया है आपको 9। ठीक है, अब इसमें देखिए ये पहली वाली जो संख्या है उसको ए बोलते हैं, मैंने परिचय वीडियो में बताया है। और 657 को क्या बोलेंगे बी। ठीक है, तो ए का मान कितना है आपके पास 306 और बी का मान कितना है 657। ठीक है, और एलसीएम ऑफ 306 कामा 657 आपको क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, परिचय वीडियो में मैंने आपको सूत्र बताया था कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर क्या होता है ए गुणा बी। अब एलसीएम आपको क्या करना है ज्ञात करना है, तो एलसीएम वैसा का वैसा। एचसीएफ आपको कितना दिया गया है 9। ठीक है, ए का मान कितना है 306। ठीक है, और बी का मान कितना है 657। ठीक है, अब आपको एलसीएम का मान ज्ञात करना है। एलसीएम को इधर ही रहने दीजिए। 306 और 657 जो है वो उसकी जगह पे है, और जो 9 है वो गुणा में है, तो इधर कहाँ आ जाएगा भाग में आ जाएगा। अब 306 को 9 को क्या करेंगे 9 के पहाड़े से काट देंगे। 9 एक कम 9। ठीक है, और 9 तिया 27 बचे 3, 9 चौक 36। कौन से पहाड़े से काटा आपने 9 के पहाड़े से काटा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा। एलसीएम बराबर यहाँ क्या बचा 34, और यहाँ गुणा में क्या है 657। ठीक है, तो 34 और 657 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा 22,338। ठीक है, तो यही आपको प्रश्न में क्या करना था एलसीएम ज्ञात करना था, तो एलसीएम ज्ञात कर लिया 22,338। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 समाप्त तो होता है। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 5 को। ठीक है, प्रश्न 5 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, आपको ये बताना है। ठीक है, ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें बताया है कि n क्या है प्राकृत संख्या। आपको पता है कि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से चालू होती है और अनंत पर समाप्त होती है। संख्या 6 की घात n अंक 0 पर आपको बताना है कि जो 6 की घात n है क्या वो 0 पर समाप्त हो सकता है। अब देखिए, जैसे आपको बोला है कि जो प्राकृत संख्या क्या है प्राकृत संख्या n। प्राकृत संख्या कहाँ से चालू होती है 1 से चालू होती है और कहाँ तक जाती है अनंत तक। आप 6 की घात n के लिए बोला मतलब आप 6 की जगह आपको 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो। तो देखिए 6 की यहाँ n की जगह मैंने क्या लिया 1 लिया, तो 6 को एक बार लिखेंगे तो उत्तर क्या आएगा 6। अब 6 के यहाँ n की जगह अगर मैं 2 लिखूँ तो 6 को कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, तो ये छः छः क्या हो जाएगा 36। ऐसे ही 6 की घात क्या करेंगे 3, इसको 6 को कितनी बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, तो क्या आएगा 216। तो ऐसे ही चलते चलते जाएगा। तो देखिए क्या 0 पर समाप्त हो रहा है नहीं हो रहा है, 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है क्या होती है, जो संख्या 0 पर क्या होती है समाप्त होती है, उसके जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य जो गुणनखंड है वो क्या होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप में होते हैं। ठीक है, देखिए अगर किसी संख्या को आपको क्या करना है 0 पर समाप्त करना है तो उसके अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होना चाहिए 2 गुणा 5 के, क्योंकि देखो 2 पंजे 10 होता है और 0 पर क्या होता है 10 0 पर समाप्त होता है। यहाँ आपको दिया है 6 की घात n। देखिए अब 6 का अगर लघुत्तम निकालना है 6 के टुकड़े करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 और ये घात n वैसे के वैसे। 6 को क्या लिख सकते 2 गुणा 3, क्योंकि 2 तिया वापस से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या ये 2 गुणा 5 के रूप का दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चूँकि 6 का गुणनखंड
गुणनखंड करने पर यह 2 गुणा 5 का रूप नहीं बनाती है। 6 गुणा 5 का रूप क्या बना रही है? नहीं बनाती है। अतः संख्या 6 की घात n, अतः संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, 0 पर क्या होगी? समाप्त नहीं। आपको बताना था कि जो 6 की घात n है क्या वो 0 पर समाप्त होती है। तो देखिए 6 के टुकड़े के 2 गुणा 3, अब ये 2 गुणा 5 का रूप नहीं बनाती। अगर 2 गुणा 5 का रूप बनाती है तो क्या होगी? वो 6 की घात n 0 पर समाप्त तो हो सकता था। आप जैसे मैंने आपको बताया कि n की जगह 1 लेके देखा, 2 लेके देखा, 3 लेके देखा, 0 नहीं बन रहा है। इसीलिए 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणा 5 का रूप नहीं बनाती, अतः 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो रही है। ठीक है, इसी के साथ प्रश्न नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए। आपको 6 में बताना है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 बराबर 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? आपको बताना है कि ये भाज्य संख्याएं कैसे हैं। अब आप लोगों को मैंने परिचय वीडियो में पढ़ाया है कि भाज्य संख्याएं क्या होती है। ऐसी संख्या है जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जिसके 2 से क्या हो? ज़्यादा गुणनखंड। अब देखिए यहाँ ये 3 संख्या आपको गुणा में दी है और ये प्लस के बाद में एक संख्या 13 है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से भी 13 और यहाँ से भी, इन 2 जगह से 13 को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 13 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ 7 गुणा 11 और प्लस यहाँ से 13 को बाहर निकाल लिया, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, ये 13 वैसा का वैसा और 11 7 क्या हो गया? 77 और प्लस क्या कर दिया? 1 कर दिया। अब ये 13 वैसा का वैसा और 77 और 1 को जोड़ा, कितने हो गए? 78। और जब संख्या 78 के आप गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होंगे? 2 से ज़्यादा होंगे और 2 से ज़्यादा होंगे तो ये जो संख्या है वो क्या है? भाज्य संख्या है। तो यहाँ आपको लिख देना है कि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड संभव है। 2 से अधिक क्या है? गुणनखंड संभव है। ठीक है, अतः यह भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। ऐसी संख्या जिसके क्या हो? 2 से अधिक गुणनखंड हो, जैसे 78 है, इसके अगर गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से ज़्यादा होंगे और 2 से अधिक गुणनखंड संभव अगर है तो वो क्या होगी? भाज्य संख्या है। ठीक है, इसी के साथ आपको इधर एक प्रश्न दिया है। अब देखिए यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, प्लस के इधर भी 5 है और प्लस के इधर भी 5 है। तो क्या करेंगे? इन दोनों में से 5 को कॉमन निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ से 5 को बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा? 7 गुणा 6। अब 5 को तो बाहर निकाल लिया, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फिर कौन सा चिन्ह है? प्लस का। यहाँ से 5 को बाहर निकाल लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, अब ये 5 वैसा का वैसा। देखिए अब 7 6 4 3 2 और 1 का क्या करेंगे? गुणा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1008 और ये प्लस का 1 वैसा का वैसा। 5 गुणा 1008 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1009 हो जाएगा। अब देखिए जो 1009 संख्या है इसके अगर आप गुणनखंड निकालोगे तो इसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा आएंगे और अगर किसी संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड है तो क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। तो संख्या के, यहाँ भी यही लिख देंगे कि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड संभव है। 2 से अधिक क्या है? गुणनखंड संभव है। ठीक है, अतः यह भाज्य संख्या है, अतः यह क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, आपको बताना था कि ये भाज्य संख्या क्यों है, तो बता दिया कि जो संख्या है उसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक है, इसी के साथ प्रश्न नंबर 7वां है, प्रश्न नंबर 7 है, ठीक है, कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। खेल का मैदान है, उसके चारों ओर क्या है? वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जो सोनिया है उसको इसका एक चक्कर, देखिए ये सोनिया है और सोनिया को कितने लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, सोनिया को कितने? 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट। ये लिख दिया रवि, और रवि को कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और रवि को कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। वो दोनों क्या करेंगे? एक ही दिशा में चलेंगे।
ठीक है। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखिए वो यहाँ से चलना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं, और कितने समय के बाद वे दोनों इसी प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, दोनों का मिला के बताना है, सोनिया का और रवि का, कि कितने समय बाद वे एक ही स्थान पर प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, दोनों का मिला के बताना है। इसका मतलब इसमें क्या बताना है आपको, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम बताना है। तो देखिए हल करते हैं। दिया गया है सोनिया के द्वारा लिया गया समय कितना है, 18 मिनट है। ठीक है, और रवि के द्वारा लिया गया समय कितना है, 12 मिनट है। ठीक है, और एलसीएम ऑफ 18 कामा 12 आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, 18 और 12 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। देखिए दो के यहाँ 8 है इकाई के अंक पर, इसका मतलब 2 से भाग जाएगा, 2 नाम 18, 3 तिरी 9 और 3 एक कम 3। ठीक है, 2 से भाग देंगे, 2 6 12 और 2 तिया 6, 3 एक कम 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 18 के गुणनखंड क्या आए हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3, और जो 12 है उसकी क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखिए 2 वैसा का वैसा, और 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की घात कितना लिख दिया, 2। अब यहाँ 2 कितनी बार आया है, 2 बार, और ये 3 वैसा का वैसा। अब आपको 18 का और 12 का एलसीएम बताना है। एलसीएम का मतलब मैंने बताया है कि जो देखिए 2 सबसे छोटी संख्या है, यहाँ 2 बार आया है, यहाँ 1 बार आया है, यहाँ 1 ही बार आया है, यहाँ 2 बार आया है। जो ज़्यादा बार आता है उसको लिखते हैं लघुत्तम में, 2 बार आया तो 2 गुणा 2, 2 बार लिख दिया। देखिए 2 यहाँ 1 बार आया है और यहाँ 2 बार आया तो इसको 2 बार लिख दिया। अब 3 देखिए यहाँ 2 बार आया है और यहाँ 1 बार आया, तो 3 ज़्यादा कितनी बार आया, 2 बार आया है, तो 3 गुणा 3 लिख दिया। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 2 दूनू 4, 4 तिरी 12 और 12 तिया क्या होता है, 36 होता है। ठीक है, इसका मतलब जो सोनिया और रवि है वो 18 मिनट जो 36 मिनट बाद पुनः वापस मिलेंगे। तो यहाँ आपको लिख देना है कि सोनिया तथा रवि दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने मिनट के बाद मिलेंगे, 36 मिनट के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, देखिए आपको क्या बताना था, सोनिया के द्वारा लिया गया समय है, रवि के द्वारा लिया गया समय, उनका एलसीएम बताना था। ये एलसीएम बता दिया, मतलब सोनिया तथा आपको यहाँ बताना है। ठीक है, देखिए सोनिया तथा रवि दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, इनका एलसीएम निकाला तो एलसीएम कितना आया इनका, एलसीएम अब 18 कामा 12 कितना आया है, 36, मतलब 36 मिनट बाद वो पुनः उस स्थान पर मिलेंगे। इसी के साथ प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।